ओके अच्छा, ये सभी का स्वागत है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, ये स्टैटिक जीके का लाइव टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, जो सीडीएस के ओटीए के लिए खास तौर पर बना है, ठीक है। और डिफेंस के सारे एग्जाम्स स्टैटिक जीके से कवर अप होंगे, क्योंकि इसमें 12 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछूंगा। किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा, एसएससी के लिए भी काम आएगा, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस के लिए भी ये काम आएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि एनडीए के नहीं है, सब जगह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो दिमाग में रखिए कि जनरल स्टडीज, जो कि आजकल के सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जनरल स्टडीज के 12 सब्जेक्ट मिसलेनियस लेवल पर ये कवर अप हो रहा है। तो ये प्लस की भी मेरी बैचेस चलती है, उसको भी ज्वाइन करिए। रात में इंग्लिश की 10 PM पर जो है मेरी बैच चलती है। एसएसबी की भी टॉपिक्स लेता हूँ। और ये वाईफाई की लिंक है, वाईफाई डिफेंस की टेलीग्राम की चैनल है, इससे जुड़िए। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन, पीडीएफ, ऑनलाइन ऑन डिमांड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, मेरे ग्रुप और साथ ही साथ ढेर सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मेरे एप्लीकेशन और स्पेशल क्लासेस की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडलाइन के साथ साथ टेस्ट का एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, अच्छा स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर मिल जाता है। अब आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है? तो प्लस का सब्सक्रिप्शन पड़ता है थोड़ा सस्ता, 11,000 का दिखा रहा है। लेकिन अगर आप कोड लगाते हैं मेरा KSS10 तो आपको ये पड़ेगा 9,900 का। लेकिन एक ऑफर चल रहा, आज के दिन 31 जनवरी मंथ का लास्ट है। अगर आप कोड लगाते हैं मेरा KSS10 तो 10% डिस्काउंट नहीं, 20% अनलॉक कर सकते हैं। मतलब जो कोर्स 11,000 का था उसका 20% निकालोगे तो 8,800 में 12 मंथ के लिए आपको क्या मिल जाएगा? सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जरूर परचेज करिए। अगर आइकॉनिक लेना चाहते हो तो ये 13,200 का है। लेकिन आज के दिन KSS10 कोड लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? ये 2,640 रुपये सस्ता पड़ जाएगा। तो ये दिखा तो रहा है 18,880, 11,880, लेकिन इनमें से फिर से 1,320 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितना? 11,000, सॉरी, 10,560 में पड़ेगा। 20% डिस्काउंट केवल आज के लिए स्पेशली ऑफर है, अनलॉक कर सकते हो 20%। ठीक है, समझ आया? चले आगे बढ़े। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन पूछा है कि भैया बल व समय, जिसमें बल एक वस्तु पर लगाया जाता है, वह किसके गुणनफल के वस्तु के परिवर्तन के बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी। तो अगर फिजिक्स के रूल्स एंड डेफिनेशंस जानते होगे तो डेफिनेटली इसको कर ले जाओगे। एक बार सोचो और करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए था। ज्योति मेहता कोशिश करेंगे, आप भी बताएंगे। सभी लोग मन में कोशिश करो। स्पीडली क्लास चलेगी, एकदम फुल स्पीड में, एकदम रिकॉर्डेड सेशन जैसे तेजी से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो संवेग होगा, मोमेंटम बोलते हैं। जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, संवेग ही जो है उसको शो करता है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये शो करता है कि भैया क्या होता है बताओ? S=UT + हाफ AT स्क्वायर बोलते हैं ना। तो ये मोमेंटम के चेंजेस के इक्वल होता है। क्या, चलो, बोला है कि भैया पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, पृथ्वी के भूकंप का झटका ऊपरी परत पर। तो ऊपरी परत क्या होती है? क्रस्ट होती है कि मैंटल होती है या फिर कोर होती है? कौन सी होती है ऊपरी परत? तो बताएंगे पृथ्वी के ऊपरी परत पर, परत के अंदर काफी गहराई में जो पहली बार उत्तेजना होती है उसको कोर में होती है, कर्नेल में होती है, पिथ में होती है कि क्रस्ट में होती है? तो इसी को इपी सेंटर कहते हैं। और जब पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे धरातल पर पहली बार किसी शहर में आता है भूकंप, तो उसको बोलते हैं फोकस। फोकस हमेशा जमीन के ऊपर होता है, शहर कद, और इपी सेंटर हमेशा जमीन के नीचे क्रस्ट में होता है। मेंटल और कोर में भूकंप नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऊपरी परत के अंदर, तो ऊपरी परत क्रस्ट होती है, इसलिए ऑप्शन होना चाहिए था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पढ़िए इसको और मन में सोचिए और बताइए। मैं रुका हूं।
सही है। ओके, नवनीत एंड ज्योति कोशिश करेंगे, सभी और बताएंगे। हम्म तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर और संचार हमारे सीखने सीखने वाली बात बोल रहा है। तो कॉमन सेंस कहता है इसमें से कीवर्ड सीखना शैक्षणिक होना चाहिए था। Computers and communication technologies affects our life in a ways that include learning, education and in the way we learn. तो लर्न एक कीवर्ड था, कीवर्ड से हमने पता किया शैक्षणिक होना चाहिए था, कॉमन सेंस। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द थ्योरी ऑफ वेजेस नाम करके इकोनॉमिक्स पर बेस्ड एक किताब लिखी है, किसने लिखी है? ह्यूम, मॉल्थस, फिशर या हिक्स, किसने लिखी है ये किताब? सभी सोचिए और बताइए। तो मैं बता दूं, द थ्योरी ऑफ वेजेस इज रिटन बाय जे आर हिक्स। इज दैट क्लियर? अब जे आर हिक्स की और भी अदर बुक्स हैं जिनको आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, वो कौन है सुनिएगा। और भी किताबें हैं हिक्स की, जैसे डिमांड थ्योरी, अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, अ मार्केट थ्योरी ऑफ मनी। ये तीनों इकोनॉमिक पर बेस्ड थी। और एक और किताब आई, द थ्योरी ऑफ वेजेस। तो ये चार किताबें किसने लिखी? चारों में से कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखते चलो। एक्सप्लेनेशन से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर होगा। भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में कितने स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध है? 20, 10, 9 या 15? सोचो और बताओ जरा, क्या आंसर पे टिक लगाना सही रहेगा? सही है, बिल्कुल सही। स्पीड बढ़ाएंगे और मेरे साथ सीखने के मोड में बैठेंगे, ठीक है, कि इसको सीखना है हम। तो बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। सेबी का पहला फुल फॉर्म याद कर लो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी होती है। इसमें कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो कुल मिलाकर 9 स्टॉक एक्सचेंज है। 9 स्टॉक एक्सचेंज के नाम देख लो एक बारी। कलकत्ता इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी, इसके अलावा लास्ट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी भी इसी में आते हैं। कुल मिलाकर 9। एक अच्छा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन प्रिपेयर होता है इससे। 10 नहीं है, 9। चोल राज्य को राष्ट्रकूटों ने हराया। तो गंगई कोंड चोलपुरम वाले लोगों को राष्ट्रकूटों ने बुरी तरह से हराया। कौन राजा था जो राष्ट्रकूट को हरा दिए? राष्ट्रकूट ने चोल को हरा दिया। तो कौन थे? सामंत हुआ करते थे ये इनके। तो राइट आंसर होगा कि भैया, Chola state has to face the attack of which of the following Rashtrakutas ruler? So that was the most powerful ruler, that is कृष्णा तृतीय। ठीक है, तो कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, लास्ट ग्रेट रूलर थे। इसके बाद छोटे मोटे रूलर आए। चोलों को हराया कृष्ण राष्ट्रकूटों ने 959 में। याद रखिएगा, कृष्णा तृतीय ने राजादित्य को हराया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें अंग्रेजों ने अंग्रेजी शासन का स्थापत्य हो गया? इसके बाद फाइनली अंग्रेज भारत में टिक गए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिसिव बैटल हैड एस्टैब्लिश्ड द डोमिनियन ऑफ द पब्लिक ब्रिटिश इन इंडिया? प्लासी या बक्सर, वॉन्डी वॉश या फिर पानीपत? कौन सा युद्ध था? तो मैं बता दूं, राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। ये याद रखिएगा, प्लासी हुआ था 1757 में। आपको पता होगा 1757 में सिराजुद्दौला की और 56 में कालकोठरी की घटना। बंगाल के नवाब थे, इन्होंने पहली लड़ाई खोल दी, लेकिन इनके दोस्तों ने, जैसे अमीर चंद थे और ऐसे बहुत से लोग थे, मीर कासिम, मीर जाफर, जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। युद्ध में ही हार गए।
इस बंदे को पता था कि युद्ध शुरू होने से पहले कि हम हारने वाले, सिराजुद्दौला, लेकिन फिर भी लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई, ऑफिशियल पहली लड़ाई प्लासी की लड़ाई थी, लेकिन आगे चलकर 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ, क्लाइव को बुलाया गया था, फाइनली यहीं से एक संधि हुई 1765 की, इसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। यहीं से अंग्रेजों का पावर भारत में दिखने लगा और इसी के बाद से सब शुरू हुआ। आपने देखा होगा 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद एक्ट चालू हो गए, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित। तो बक्सर की लड़ाई सबसे निर्णायक शुद्ध। वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेजों वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में था, जिसमें फाइनली फ्रांसीसी बुरी तरह से हार जाते हैं और यहां से चले जाते हैं। तो 1761 का युद्ध। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठों का पूरी तरह से पतन हो गया था। ठीक है, याद रखोगे, ये सब एक्सप्लेनेशंस भी बहुत जरूरी है। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। सू नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? मिशिगन से सुपीरियर को जोड़ती है कि ह्यूरन से सुपीरियर को जोड़ती है, कि मिशिगन से ह्यूरोन को जोड़ती है या एरी से एरी को जोड़ती है? बोला कि सू कैनल कनेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। सोचिए और बताइए किस पर टिक लगाना चाहेंगे। तो बताएंगे कि भैया ह्यूरन से सुपीरियर को जोड़ने वाली सू नहर सॉरी, तो सू कैनल, द टू शिप कैनल्स लिंकिंग लेक सुपीरियर and Lake Huron. There is a canal on the Canadian and on the US side of the rapids of the St. Mary's River. Sioux Canals or Sioux Locks connects Lake Superior to Lake Huron. याद रखना। Idukki Hydroelectricity Power Project is situated in which state? Idukki Electric Power Project किस राज्य में है? केरला है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर कर्नाटक? किस पर है, क्या बोलोगे? तो बताएंगे कि इडुक्की हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट केरला का पार्ट है, केरला में पड़ता है इडुक्की। डबल कर्वेचर आर्क डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर। इडुक्की पेरियार रिवर पर है, डबल कर्वेचर आर्क डैम है, इतने किलोमीटर ऊंचा है, इसकी कैपेसिटी 780 मेगावाट। चलिए, महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं? इंडियन फिलॉसफी है ना, आप लोगों ने सुना होगा, सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, मीमांसा। तो पूछा है कि भैया गौतम ऋषि निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? सांख्य, योग्य, न्याय या वैशेषिक? तो वैशेषिक से जहां तक मुझे याद आ रहा है कणाद ऋषि जुड़े और योग से पतंजलि जुड़े, तो दो ऑप्शन तो कट गए। सांख्य और न्याय में चल रहा, सांख्य तो कपिल मुनि का था जहां तक मुझे याद आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है न्याय, तो गौतम जी का न्याय। ऐसे याद रखोगे, देख लो एक पूरा लिखा हुआ है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता, इसी को उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन बोला कि द devastating earthquake of magnitude of 7.8 came in the Nepal। कौन से सन में आया था कि इतने तीव्रता का विनाशकारी भूकंप? भैया हाईएस्ट अभी तक का माना जाता है नेपाल में, और नेपाल जानते ही हो फोल्डेड माउंटेन पर बना हुआ है, तो डेफिनेटली फरवरी, सितंबर, अप्रैल या जुलाई। अब मुझे लग रहा है कि 2015 में आया था, ये दो ऑप्शंस तो नहीं लग रहा, सोच के बताओ। कभी भी भूकंप देखोगे तो अप्रैल अप्रैल में ही आता है, ऐसा पता नहीं क्यों है। कई बार हमने देखा है हमारे यहाँ दिल्ली में और इधर साइड यूपी में भी अगर भूकंप आता है तो अप्रैल के सेंस में, सेक्शन में ही आता है।
तो बताएंगे कि 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप अप्रैल 2015 को नेपाल में आया था। चलिए देखते हैं। याद रखिएगा, रिक्टर स्केल पर मतलब सिस्मोग्राफी के तहत हम लोग इसको नापते हैं। अप्रैल 2015 में नेपाल में डिवास्टेटिंग डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था। सिस्मिक वेव्स इसकी देखने को मिली थी 81 साल बाद, इसीलिए हाईलाइटेड है, इसके पहले नहीं आ रहा था। 100 इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू मेडिकल टीम्स हैड अराइव्ड विद इन 24 आवर्स। नेपाल पहुंच गए थे लोगों को बचाने। नेपाल में एवरेस्ट का माउंटेन या हिमालय को सागर माथा कहा जाता है और इस समय में क्लाइमेट सेशन को रोक दिया गया। सागर माथा, देखो एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें बताता रहता हूँ कि जानते रहो। सब जानते हो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, तो इसलिए इस पर टिक मत लगाना, नाम ही बस इसका जर्मन सिल्वर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, इस पे टिक लगाना चाहोगे? तो याद रखिएगा कि टिन इसमें नहीं पाया जाता, क्लोरीन नहीं पाया जाता, कोबाल्ट 60% पाया जाता है, बाकी कोबाल्ट के अलावा जिंक और निकेल भी पाया जाता है। तो अगर हम पूछें कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है तो बताएंगे नहीं, तो क्या पाया जाता है? तो बताएंगे कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ये तीन चीजें कॉजिनी। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। चलो खैर, परमाणु रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मध्यस्थ के रूप में किया जाता है? इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर? यूरेनियम, आयरन, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। मॉडरेट करने के लिए, देखो बढ़ाने या बढ़ाने के लिए तो यूरेनियम खुद एक फ्यूल है, न्यूट्रॉन की बमबारी होती है कम करने के लिए। तो मॉडरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूरेनियम ऑप्शन कट चुका है क्योंकि ये खुद एक फ्यूल है। आयरन, ग्रेफाइट या प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत महंगी धातु है, तो यार हमें नहीं लगता न्यूक्लियर में ये सब यूज करते होंगे। अब बताओ, दो चीज बचा, आयरन या ग्रेफाइट। हमें नहीं लगता आयरन जो है वो मध्यस्थ के रूप में यूज होता होगा। तो एक इलिमिनेशन प्रोसेस से हम चले, हल्का सा कॉमन सेंस लगाया और देखा कि यार ग्रेफाइट की छड़े डालकर हम उसको क्या करते हैं, मॉडरेट कर देते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा मिडिएट, मतलब एकदम मॉडरेट लेवल पर हो जाता है। यूरेनियम क्यों नहीं हुआ? कि फ्यूल है ये तो खुद, न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए यूरेनियम ही तो फ्यूल है। अब फ्यूल को थोड़ी मॉडरेट करने के लिए, अब आप कहेंगे गाड़ी में गाड़ी की धीमी गति को धीमा या मॉडरेट करने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं, ऐसा कोई होता है? नहीं। चलिए, मॉडरेट इज टू स्लो डाउन, बहुत ज्यादा नहीं, तो एक मेंटेन कर देता। सरकार के किस निकाय में लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? बताओ, मीडिया में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं कि न्यायपालिका में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं कि भैया ये वाला मैटर तुम देखना मेरा, कि विधानमंडल में होते हैं कि तीनों सही है? क्या लग रहा? तो बताएंगे कि भैया सरकार के किस निकाय में लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो विधानमंडल में एमएलए, एमएलसी जो भी होते हैं राज्य स्तर पर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेलेक्ट होते हैं। मीडिया में अपना सरकार का कोई नहीं होता। न्यायपालिका में सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते कि भैया ये चीज है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर गलत है, इसलिए विधानमंडल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मीडिया में नो रोल ऑफ इलेक्शंस, जुडिशरी में नो रोल ऑफ इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव में इलेक्शंस होता है, ऐसे याद रखो। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, द सेपरेशन ऑफ पावर रिलेटेड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट? मॉन्टेस्क्यू, अरिस्टोटल, प्लेटो या हॉब्स? किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? शक्तियों के पृथक्करण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था कि भैया ये तुम्हारी पावर होगी, ये मेरी पावर, तुम मेरे दायरे में नहीं आओगे, हम तुम्हारे दायरे में नहीं आएंगे?
इस तरह के कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजीज यूज करी थी सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने। कहां पर तो बताएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज देखने को मिलती थी, वहीं से हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज भी सीखी। तो द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। खैर चलिए, क्या होता है शक्तियों का पृथक्करण, ऐसे समझिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों की अपनी अलग अलग पहुंच है। ना तो हम ये इसमें इंटरफेयर करेंगे, ना ये इसमें इंटरफेयर करेंगे, ना ये, आपकी शक्ति अलग, हमारी शक्ति अलग। ठीक है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक आम मात्र मार्ग बनाता है। जो आपका सेमेन होता है और जो आपका यूरिन होता है, ये जो भी पी करते समय या इजैकुलेशन के समय में बाहर आता है, ये किस मार्ग से बाहर आता है? मूत्रवाहिनी, यूरेटर, वीर्यपुटिका, सेमिनल वेसिकल, शुक्रवाहिका, वैस डेफेरस, या फिर मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब यूरेटर और यूरेथ्राल को समझो, इन्हीं दोनों में से किसी एक पर टिक लगाना है। सोचो और बताओ, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो ओके, मैं बता देता हूं, याद रखेंगे। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र दोनों लाने के लिए मूत्र मार्ग का ही यूज करते हैं। देखिए एक फ्लो होता है, इसको समझिए। टेस्टिकल्स इन ह्यूमन प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं। यूरिन आर फॉर्म्ड इन अ किडनी, खाना खाते हो ब्लड से मिलता है, पानी पीते हो ब्लड से मिलता है, ब्लड छनता है कहां पर? किडनी में। तो एक किडनी से जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो छनता है। सबसे पहला स्टेप किडनी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाता है। जितने भी अनवांटेड चीजें हैं किडनी उनको प्योर कर देती है। इसीलिए कहा जाता है सिगरेट मत पियो, ठीक है, फैट वाली चीज मत खाओ, क्योंकि किडनी उससे खराब होने लगेगी। क्योंकि छानेगी तो फैट छान देगी और सिगरेट के वो जो होते हैं वो छान देगी टार, जिसकी वजह से दोनों किडनी खराब हो सकती। दूसरा, द स्पर्म अराइव्स फर्स्ट एट द एप्यूला। जो स्पर्म्स कहाँ होते हैं? जो एप्यूला में जाते हैं, वेयर सेक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एडेड हो जाती है। एम्पुला से सेमेन फ्लूइड होता है, आगे बढ़ता है और जाकर इजैकुलेटरी डक्ट्स में चला जाता है और फाइनली इजैकुलेट होता है। बेबी प्रोडक्शन इसी से होता है। तो पहले किडनी, फिर यूरेटस, उसके बाद ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और जब ब्लैडर भरता रहता है, भरते भरते 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लगते हैं भरने में। भर जाने के बाद फिर आप क्या करते हो? मूत्र मार्ग से ये बाहर चला जाता है। बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स है, पढ़ो इसको। बहुत से लोग इससे पढ़ने से बचते हैं, भागते हैं। नहीं, इसे पढ़िए, इससे क्वेश्चन बनता है। बोला कि भैया कौन फ्लोएम का घटक नहीं है? फ्लोएम फूड ले जाता है, जाइलम जल ले जाता है। इसको याद रखना, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे याद रखना। तो पूछा फ्लोएम का घटक नहीं है। सीव टू फ्लोएम का घटक है श्योर में। कंपेनियन सेल हो सकता है कि ना हो, ट्रैकीड, या फिर फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो ये भी है। तो यही दो ऑप्शन में से कोई एक टिक लगाना है। जरा सोचो और बताओ किस पे टिक लगाया जाए। तो बताएंगे फ्लोएम का घटक ट्रेकीड नहीं है, बाकी ये तीनों फ्लोएम के घटक में आते हैं। पैरेनकाइमा याद रखिएगा, ठीक है। जाइलम के ये घटक हैं। ट्रैकी जो है वो जाइलम का घटक है। फ्लोएम का घटक सीव ट्यूब है, ये है, ये है, ये सब फ्लोएम का घटक, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। बोला है कि भैया दुनिया की सबसे छोटी गामा किरण लेजर पल्स बनाई है वैज्ञानिकों ने, कि अल्फा, कि बीटा, या फिर एक्स? गामा, बीटा, अल्फा या एक्स, कौन सी रेज जो है सबसे छोटी लेजर पल्स बनाई है 43 फेम्टोसेकंड की अवधि के लिए? सोच के बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो बताएंगे कि भैया ये एक्स रेज, ठीक है। याद रखिएगा मेडिकल चिकित्सा के सेक्शन में ETH रिसर्चर्स ज्यूरिख में सक्सीड कर गए शॉर्टनिंग द पल्स ड्यूरेशन ऑफ एक्स रेज की पल्स ड्यूरेशन जो कि नुकसान पहुंचाती थी अब वो नहीं पहुंचाएगी। कितना कर दिया है? 43 एक्टोसेकेंड। बहुत कम होता है ये। पल बोलते हैं ना, पल, क्षण, सेकंड से भी कम होता है, एक्टोसेकेंड। ये क्या होता है? क्विंटिलियंस ऑफ सेकंड। अगर हम पूछें कि विद द टाइम रिजोल्यूशन द रेंज ऑफ अ फ्यू, मतलब एक सेकंड का भी कईवा हिस्सा, दे आर नाउ एबल टू फॉर द फर्स्ट टाइम टू ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इन द लो मोशन। ऐसे समझो कि अब इतनी तेजी से केमिकल रिएक्शन होता था, दिखता नहीं था उसकी स्पीड। अब इस एक्सरे से हम देख सकते हैं स्लो मोशन करके कि कितनी तेज हो रहा। क्या, चलो, मास इज इक्वल टू 3, फोर्स इज इक्वल टू 6, तो व्हाट शुड बी ए? तो बचपन से पढ़ते आए हैं F is equal to m into a. The mass of any mass of any body will be just equal to the multiplication with the acceleration and that produced force. तो याद रखिएगा F इक्वल टू एम इंटू ए के तहत यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 3 किलो आएगा और A ये गुणे का साइन है, जब इधर आएगा तो 6/3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2। तो एक्सीलरेशन किस में निकाला जाता है? 2। अब इसका क्या होगा? तो बताएंगे ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सभी को बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो, इसी बेस्ट पैटर्न पर सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एक अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण प्रसार की दिशा में समानांतर दिशा में कंपन करते हैं कि अनुदैर्ध्य? देखो इन्हीं दोनों में से कोई है। सरफेस या क्षेत्र का कोई आंसर ही नहीं बोलता, सरफेस वेव या क्षेत्र वेव, फील्ड वेव, ऐसा कुछ नहीं। अब बताओ, इन अ ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of the wave propagation। यार देखो, मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो ऐसे चल रही होती है ये ट्रांसवर्स होती है, जो ऐसे लंबे में चल रही होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब भूकंप में पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगों का अलग अलग सेक्शन होता है ना। तो खैर चलो, क्या आंसर होना चाहिए था? तो बताएंगे ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, particles of the medium vibrate in directions parallel to the direction of the wave progression। देख रहे होगे? चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि भैया जो हम अंडरग्राउंड पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, झील का, कुएं का, तालाब का, ये सब पानी कैसा पानी है? सेलाइन है कि साल्ट है कि फ्रेश है या सोर है? कैसा पानी है? द अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर ऑफ द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स इज ऑल्सो, किस पर टिक लगाया जाए? या ऑब्वियसली जय, याद रखिएगा कि डिफरेंट सेट्स पेपर हैव डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर, ऑब्वियसली अलग अलग कंपनीज का अलग अलग वो होता है। तो मॉक टेस्ट की अगर आप बात करें तो सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाते हैं। तो दोज क्वेश्चंस विल बी ऑलवेज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बट ये जो मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी मॉक टेस्ट का ही है, 50 क्वेश्चन, और ये आपका 12 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या था? अप्लाइड क्वेश्चंस कहे जाते हैं। भूमिगत जल, नदी, कहते हैं अप्लाइड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, या इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कह लो। तो ये कैसे पानी होते हैं जो हम झील, नदी का पानी पीते हैं? तो ये ताजा पानी होता है, इसमें हल्का सा खारापन नहीं होता। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो HTML में प्रत्येक आइटम को निर्दिष्ट करने के लिए सेलेक्ट या ऑप्शन या टेक्स्ट एरिया या फिर इनपुट, किसका कौन सा डिस्प्ले यूज करते हैं? क्या बोलिए पब्लिक?
बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन। याद रखिएगा, सेलेक्ट जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होता है, लेकिन ऑप्शन ही क्या है जो सेलेक्ट के अंदर यूज करते हैं, वही अवेलेबल ऑप्शन इन द लिस्ट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। M2 का घटक कौन सा नहीं है? M2 में क्या स्मॉल टाइम डिपॉजिट नहीं आता, कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स नहीं आता, कि स्टॉक्स नहीं आते, कि चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं आते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर टिक लगाना, गलत नहीं होना चाहिए। तो बताएंगे कि M2 का घटक नहीं है, वो स्टॉक नहीं है। कैसे, देख लीजिए M2 में क्या क्या चीजें आती है। M2 इज अ कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई दैट इंक्लूड्स कैश एंड चेकिंग डिपॉजिट्स। जो भी मनी सप्लाई की जा रही है, चाहे वो चेकिंग कैश डिपॉजिट्स में, सेविंग डिपॉजिट्स में, मनी मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड्स में, या इस तरह के एसेट्स में, किसी भी तरह की डिपॉजिट्स है, तो स्टॉक कोई डिपॉजिट नहीं है, और वो भी मनी के रूप में नहीं है। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट है, लेकिन वो दुकानदार अपने शॉप में रखता है। ऐसा नहीं कि वो हो सकता है कि वो आउट ऑफ मार्केट हो जाए या आप जरूरत ना हो, तो उससे पैसे नहीं बन रहे। जरूरी नहीं कि स्टॉक से पैसे बन ही जाए, लेकिन ये सबसे डेफिनेटली पैसे बन जाएंगे, इसलिए M2 कहा जाता है इसको। विच 5 year प्लान हैड एन object of rapid industrialization with particular emphasis on the development of basic and heavy industries? कौन से, देखो पहला तो नहीं होगा क्योंकि पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, जिसमें हम लोगों ने औद्योगिकरण की नीति अपनाई और ढेर सारे हैवी इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज बनाने की कसम खाई। तो ये कौन सी पंचवर्षीय परियोजना के तहत हुआ था? दूसरी, तीसरी या चौथी? पहले में तो एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री नहीं था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ है, जहां तक मैं जानता हूँ, दूसरी मानलोबिस मॉडल सुना होगा, उसी के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया। तो सेकेंड 5 year प्लान जो 56 से 61 तक चला था, इट वॉज बेस्ड ऑन महानलोबिस मॉडल, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज बनाई गई। बहुत से लोगों को रोजगार मिला, और इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बना। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया? खमसिन एक हवा है जो मिस्र में चलती है, चीनुक चाइना में चलती है, शिराको इटली में चलती है, गिबीली लीबिया में चलती है। वो 3 सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है वो सोच कर बताओ। तो बताएंगे कि भैया खमसिन म और स मिस्र इसमें भी आ रहा, गिबिली लीबिया बिली लीबी इसमें भी आ रहा, तो ये दोनों तो सही है, अभी याद रहेगा हमें। चिनूक जो है, नाम लग रहा है चीनी चीन, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिलाएंगे। ये दोनों सही है, लेकिन चीनू चीन नहीं है। चिनूक जो चलती है, आपने देखा होगा, रॉकीज माउंटेन और एंडीज माउंटेन है नॉर्दर्न अमेरिका में और साउदर्न अमेरिका में। तो चिनूक आपकी इधर इधर चलती है, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका के रॉडीज सेक्शन। और सिराको इटली में चलती, बिल्कुल सही। तो ये तीनों तो सही थे, चिनूक चीन वाला गड़बड़ कर दिया। अब से याद रखेंगे, आगे बढ़े। भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा? टालेस्ट पूछ रहा है, तो होश में टिक लगाना। इज इट हीराकुंड, या फिर भाखड़ा नांगल, या फिर सरदार सरोवर, या टेहरी? किस पे टिक लगाओ? अगला क्वेश्चन, राइट आंसर इसका याद रखिएगा कि भैया टिहरी बांध इज द राइट आंसर। टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द भागीरथी रिवर. It is the highest and the tallest dam in India, that is 260 meters above from the sea level. मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे अपनाया था? एक्चुअली शुरू किया था इसको गुलाम वंश के बलबन में।
समझे। लेकिन आगे चलकर मुगले ने भी जो है अपनाया। अब ये नवरोज कौन थे, तो दादा भाई नवरोजी याद आ रहा है हमें। नवरोजी कहाँ के थे, फारसी थे। तो यार अब तो क्लियर हो गया कि नवरोज त्योहार फारसी लोगों का पवित्र त्योहार होता है, ना कि यहूदी, मंगोली, तुर्की, पर्शियन। सुना होगा प्रिंस ऑफ पर्शिया। चले, तो नवरोज इज ऑब्जर्व्ड एज अ पारसी न्यू ईयर कहा जाता है। पारसी कम्युनिटी फॉलोड जोरोस्ट्रेनियनिज्म, जोरस्ट्रू को मानते हैं ये, जोरस्टर इनके प्रोफेट थे। जैसे हमारे प्रोफेट वो है ना हजरत मोहम्मद साहब, हमारे प्रॉफिट हैं जीसस क्राइस्ट, वैसे ही जोरोस्ट्रियर एक अलग धर्म। द पारसी कम्युनिटी स्टैब्लिश द फर्स्ट क्रिकेट क्लब इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला क्रिकेट क्लब पारसी लोगों ने ही बनाया था। द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से पारसी कम्युनिटी ने इसको बनाया था। चलो खैर, राजा भारमल को हटाने के लिए कौन सा विद्रोह हुआ था कि इनको हटाओ, कच्छ, सूरत, खांसी या भील। इनको हटा दिया गया जिसकी वजह से इनके लोग नाराज हो गए कि ये कौन सा तरीका है। सोचो और बताओ जरा कि क्या आंसर होना चाहिए था। तो राजा भारमल को हटाने के कारण एक विद्रोह हुआ था गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है। गुरु अर्जुन देव कौन से सिख गुरु थे, दूसरे, पांचवें, छठवें, सतवें। टोटल देयर वर 10 सिख गुरुज। तो गुरु अर्जुन देव कौन से थे, विच नंबर ऑफ सिख गुरु वॉज अर्जुन देव। तो देखो मैं बताऊं, गुरु नानक पहले थे, उसके बाद अंगद आए दूसरे नंबर पे, उसके बाद अमरदास आए तीसरे नंबर पे, याद होना चाहिए। चौथे नंबर पे आए थे रामदास, पांचवें नंबर पर आए थे हमारे गुरु अर्जुन। तो छठवें नंबर पे हरि करके थे, हरगोविंद, एक और हरि थे। सतवें नंबर पे एक और हरि थे, आठवें नंबर पे। नौवें नंबर पे तेग बहादुर सिंह थे, और 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा यही 10 गुरु रहे हैं। अब ये हरि 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 तीनों एक साथ थे। अब कौन से, हरि कृष्ण, हर गोविंद और हरि राय करके थे। ठीक है, कुल मिला के 3 थे। तो डिटेल पर ना, पंच ककार सुना होगा, पंच ककार भी बता देता हूं मैं। कच्छा, पंजाबी लोग हैं अगर तो कच्छा पहनेंगे। केश, बाल बड़े रखेंगे। कड़ा, हाथ में बड़ा मोटा सा कड़ा पहनेंगे। कृपाण रखेंगे मतलब चाकू, और कंघा रखेंगे, बाल सही करने के लिए कंघा। तो ये पंच ककार किसने दिया था, ये आपका होमवर्क है, पता करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो अर्जुन देव की देखो पूरे लिस्ट है गुरुओं की। तो हर गोविंद, हरि राय, हरि कृष्ण। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रॉबिन है शायद ना, रॉबिन है कि ब्लू बार्बेट है कि ग्रीन बिलियन मैल्कोहा है, या फिर बाया वीवर है, सोन चिड़िया बोलते हैं। किस पे टिक लगाना चाहोगे। बांग्लादेश का पूछ दिया, तो याद रखिएगा नेपाल का और बांग्लादेश का पढ़ जरूर जाइएगा। इस तरह का कोई भी न्यूज रहता है तो पढ़ जाया करिए। वैसे तो अपने पड़ोसी सारे देशों के बारे में आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के तहत आपको पढ़ना पड़ेगा। आईपीआर हमारा ये कहता है कि पढ़ लो। तो सही आंसर है काली सुई चिड़िया, इसको दहियर कहते हैं। इंग्लिश में सुन लो, मैकपाई रॉबिन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय नेशनल बर्ड ऑफ बांग्लादेश इज मैकपाई रॉबिन। तो रॉयल बंगाल टाइगर इसका एनिमल है, और नेशनल बर्ड मैकपाई रॉबिन है। नेशनल फिश हिल्सा है। नेशनल एम्बलम कोट ऑफ आर्म्स है। और बोला है कि फ्लावर जो है, नेशनल फ्लावर वो है वाटर लिली। हमारे यहाँ गुलाब कमल है, नदी में वो भी खिलता है, नदी में ये भी खिलता है, वाटर लिली, वाटर लोटस बोलते हैं। किस माप के लिए जीएम काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका नापने के लिए।
हवा की गति को नापने के लिए कि द्रव्यमान संख्या को नापने के लिए जीएम काउंटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कि कितनी स्पीड से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल रहा है, या फिर उसकी संयोजकता नापने के लिए हम जीएम काउंटर का यूज करते हैं। जीएम काउंटर गोन्यूई म्यूलर करके एक काउंटर होता है, ये एक डिवाइस है। इसे क्या नापते हैं तो मैं बता दूं, शायद ही आप लोग जानते होंगे कि रेडियो धर्मिता का निकलने वाला कितनी तेजी से ये इसका जो है रेडिएशन हो रहा है, अल्फा बीटा गामा की तरह निकल रही, इसको नापने के लिए जीएम डिवाइस, काउंटर डिवाइस यूज करी जाती है। इसको बोलते हैं गेइगर म्यूलर काउंटर डिवाइस। किस चीज के लिए होती है? रेडियो एक्टिविटी के लिए। अगर हम पूछेंगे इसकी रेडियो एक्टिविटी की इकाई किस यूनिट में काउंट करते हैं तो बताएंगे बैकेरल। एक बैकेरल इतने बराबर होता है 1 डीके पर सेकेंड। याद रखिएगा, हेनरी बैकेरल ने 1903 में खोजा था इसको, इसलिए इसको रेडियो एक्टिविटी के नाम जो क्या पड़ गई, नोबेल प्राइज बन गई। आगे चल गया इसका नाम। इस पर और भी रिसर्च किए लोगों ने। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी की खोज करी और इसी वजह से इनकी जान गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। ग्राम पंचायत 18 साल वाला ही है। ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, सरपंचों का पंच का सिलेक्शन होता है। तो वही पूछा है कि इन छोटे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ग्राम, शहर, वार्ड। अब यार ग्राम पंचायत के छोटे शहर को ग्राम तो कहेंगे नहीं, शहर तो कहेंगे नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है वार्ड। कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस। चलो नेक्स्ट, याद रखिएगा ये सरपंच 5 साल के लिए ग्राम पंचायत के लोग सेलेक्ट होते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे इंडियन पीपल भी फॉलो करते हैं और जो यहाँ की भारत सरकार भी फॉलो करती है, ऐसा कौन सा दस्तावेज है? Which document that lays down the basic rules and regulations for the people as well as the government in Indian country to follow? रूल बुक फॉलो करते हैं हम लोग, की रेगुलेशन बुक फॉलो करते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक फॉलो करते हैं, कि डेमोक्रेटिक बुक फॉलो करते हैं? किस पर टिक लगाओगे? क्या बोल रही पब्लिक? तो बताएंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जो हर व्यक्ति और हर सरकार के लोग और बड़े अधिकारी लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, एक आम नागरिक है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही एक बुक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इंडिया का ही माना जाता है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी फूल के प्रजनन भाग, देखो फूल के रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्या सेपल्स एंड पेटल्स? पेटल्स तो पत्तियां होती हैं। सेपल्स एंड कार्पल्स, स्टैमन एंड कार्पल्स, पेटल्स एंड स्टैमन्स। तो यार जहां तक मुझे लगता है कि पेटल्स पत्तियों को बोलते हैं, ये नहीं होगा। पत्तियां कोई प्रजनन का काम नहीं करती, उसका जो पॉलन होते हैं वो करते हैं, और पॉलन वाला पोर्शन पूछ रहा है तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब पेटल्स के नीचे सेपल्स होता है, देखे होगे, अगर ये गुलाब कमल का फूल है, अगर ये फूल है तो हरे रंग की पत्तियां, गुलाब के फूल मान लो, उसमें चारों तरफ हरे रंग की भी पत्तियां होती हैं, तो इनको सेपल्स बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भी कोई प्रोडक्शन का काम करते। तो जिसमें सेपल्स है वो काट दो, पेटल्स है वो काट दो, अब बचा क्या? स्टैमेन और कार्पेल। याद रखिएगा, पुंकेसर और स्त्री या गर्भ केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर ही तो बोलते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन के थ्रू इधर उधर मधुमक्खी या फिर वो चिड़िया गिलहरी या फिर क्या नाम है हवाएं, साथ ही साथ कुछ कीड़े जैसे कि तितली भी क्या करती, इधर से उधर फैलाती है और पुंकेसर का भाग स्त्री केसर तक पहुंचा देते। तो इस तरह से उनका क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेमन इज नोन एज द पार्ट फॉर द मेल एंड कार्पेल इज नोन ओवरी, ओव्यूल, जो कि प्रोडक्शन का काम करती है। एक क्वेश्चन पूछा है कि स्क्लेरेनकाइमा एक टिश्यू है और इसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं इस टिश्यू की।
सेल्यूलोज की बनी दीवारें होती हैं कि लिग्निफाइड होती हैं, क्या पेटिकन की होती हैं या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है जिसकी वजह से ये मोटी होती है? किस पे टिक लगाओगे? स्क्लेरन काइमा एक टिश्यू है, इसको दृढ़ ऊतक कहते हैं। ये दृढ़ क्यों होता है? इसकी दीवारें इतनी मजबूत क्यों होती हैं? क्या कारण है? किसके पीछे क्या टिक लगाना चाहोगे? सोचो और बताओ। तो याद रखिएगा, ये बनी होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड का मतलब ही होता है हार्डन, तो इसलिए ये लिग्निंग हो जाएगा। याद रखिएगा, स्क्लेरन काइमा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सुना होगा, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलकर ही क्या बनाते हैं? बॉडी। तो सेल्स से बना टिश्यू, ये टिश्यू स्क्लेरन काइमा बहुत हैवी वॉल्स थिकेंड होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्नाइन। अगर पूछे स्क्लेरन काइमा क्या है, तो ये फंडामेंटल टिश्यू माना जाता है प्लांट्स में। ये लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं। सबसे पुराना मनुष्य के जैसा दिखने वाला मैमल और इनके पूर्वज, उनको ड्यूरेलेस्टोथ्रिम के नाम से जाना जाता है। ड्यूरेलेस्टोथ्रिम कहा जाता है एक्चुअली। इसी को न्यूमैनी, न्यूमैनी वाला एकदम शुरू में आदमी बना था, आदिवासी का मैमल, स्तनपायी जीव। इसकी खोज कौन से देश में की गई है? वेस्ट इंडीज की भारत में, यूके में कि चाइना में? कहाँ मिले? इसीलिए ये लोग बड़े बुद्धिमान और अलीट लेवल के लोग माने जाते हैं, सुपीरियर। इन्होंने पूरे विश्व में शासन किया। तो किस पे टिक लगाया जाए? तो बताएंगे, दूरस्टोथेरिम जो है, ये न्यूमैनी, ये अपने यूनाइटेड किंगडम में पाए गए। इसलिए ये लोग उतने समय के 400 150 मिलियन ईयर से को तो डेफिनेटली बुद्धिमान हो ही गए होंगे, इसलिए ये लोग अलीट माने जाते। बोला है कि भैया एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया है कचरा मुक्त शहर के लिए, स्टार रेटिंग 7 स्टार दिया गया है। तो कौन से राज्य ने ये प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये स्टार्ट किया, प्रोटोकॉल लॉन्च किया, स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, गोवा या कर्नाटक? महाराष्ट्र में मलिन बस्तियां होती हैं, स्लम्स। नई दिल्ली में झुग्गियां देखा है मैंने। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए। अच्छे शहरों की बात करें तो गोवा, कर्नाटक की बात हो रही। कर्नाटक में भी साउथ इंडियन पिक्चर में देखा है मैंने कि कुछ मलिन होते हैं, मलिन बस्तियां। तो राइट आंसर गोवा में रहता तो लगा था। व्हाट डू यू से? तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। The Union Ministry of Housing and Urban Affairs launched the protocol for the star rating garbage-free cities in Goa. The protocol for the star rating garbage-free cities has been launched as a 7-star rating system based on multiple indicators for the solid waste management. कूड़ा कचरा कहाँ फेंके, आज तक इंडिया इससे जूझ रहा है। ये न्यूमेरिक का क्वेश्चन है, छोड़ देना, ज्यादा बुद्धिमानी है। एक माध्यम जिसमें ध्वनि यात्रा करती है में कणों का अधिक घनत्व हो गया, मतलब ज्यादा डेंस हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो अधिक प्रेशर बनाएंगे वो कण एक दूसरे पर, कि अधिक ऊर्जा पैदा कर देंगे, या फिर अधिक शक्ति या अधिक बल? मैं कह रहा हूं सॉलिड क्यों सॉलिडिफाई होता है? क्योंकि ये वाला कण ये दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं। प्रेशराइज करने की वजह से ही क्या होता है? प्रेशर इज द राइट आंसर, कॉमन सेंस। बोला है कि भैया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा का संचार होता है। मैं कह रहा हूँ एक हवा यहाँ पर थी, अचानक हवा चलकर यहाँ चली गई, सेक्शन ए से सेक्शन बी। तो हवा के संचार को बादल कहते हैं, बिजली कहते हैं, कि पवन कहते हैं, या आर्द्रता कहते हैं? चारों में से क्या कहते हैं हवा के संचार को? सोचकर बताइए। तो हवा के संचार को पवन कहा जाता है। गॉट इट? सभी को बात समझ आई?
तो जब कभी भी, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं मैं, याद रखना, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते। सूरज निकलता है, हीट आती है, ये है वाटर बॉडी, और ये है लैंड, जमीन, बालू। मुझे बताओ, बालू मतलब वही चट्टान है जिसमें मेटल पाया जाता है। सूरज की रोशनी से पहले लैंड गर्म होगा, और बहुत देर बाद वाटर गर्म होता है, क्योंकि लैंड ऊपर सतह से गर्म होता है, पानी जो है नीचे से गर्म होना शुरू करता है। तो अब बताओ, लैंड गर्म हो गया, गर्म चीजें ऊपर उठती हैं, तो लैंड से हवाएं ऊपर उठेंगी, क्योंकि गर्म होने पर लो प्रेशर हो जाता है, और ठंडा होने पर हाई प्रेशर हो जाता है, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। जब सूरज की रोशनी से लैंड गर्म हुआ, तो यहाँ की हवाएं भी गर्म हुई, हवाएं गर्म हुई तो ऊपर की तरफ उठेंगी, इनकी जगह खाली हो रही है। अब इनकी जगह खाली होती हैं, तो ये ठंडी हवाएं जो पानी से इधर की तरफ आती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं सी ब्रीज। ब्रीज मतलब पवन। आई बात समझ? लेकिन रात में इसका उल्टा हो जाता है। रात में क्या होता है, जब सूरज चला जाता है, अब चांद निकल जाता है, तो वही लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जितना जल्दी गर्म होता है बालू, उतना जल्दी ठंडा होता है। अब उसके कंपैरिजन में वो पानी गर्म रह गया। पानी गर्म है तो पानी के ऊपर की हवाएं ऊपर उठेंगी, तो अब हवाएं लैंड से समुद्र की तरफ चलेंगी, तो इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। रात में अगर आप नदी के पास बैठकर सिगरेट पिए, तो धुआं इधर जाएगा या इधर, तो बताएंगे क्योंकि लैंड ब्रीज चल रही तो धुआं इधर जाएगा। लेकिन दिन में अगर पिए तो धुआं इधर जाएगा कि इधर, तो बताएंगे कि अब धुआं सी ब्रीज के कारण इधर साइड जाएगा। अब समझ गए होगे? सिगरेट से तो अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। HTML का फुल फॉर्म बताया था मैंने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बोला कि एक ऐसी जगह बनाता है जिसमें जानकारी को कोई पंक्ति टाइप की जा सके। टाइप करने के लिए टेक्स्ट होता है कि पासवर्ड होता है कि रेडियो होता है कि चेकबॉक्स होता है? मैं आपकी जगह रहता तो टाइप टेक्स्ट, टाइप कर लो, टेक्स्ट कर दो, एक ही चीज होती है, तो मैं टेक्स्ट पर टिक लगाता और फाइनल आंसर यही सही होता। गुड आफ्टरनून, सक्षम हो आ जाइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। MS वर्ड में जो व्यू, लाइन, स्पेसिंग, फॉन्ट या पॉइंट साइज या फिर इटैलिक्स, बोल्ड या अंडरलाइन का फॉर्मेटिंग दिखाता है ना, ये क्या है? ये वेब लेआउट है कि नॉर्मल लेआउट है, या रीडिंग लेआउट है, या प्रिंट लेआउट है? ये क्या लग रहा है आपको, कौन सा लेआउट है? तो बिल्कुल गलत, नॉर्मल लेआउट इज द राइट आंसर है। याद रखिएगा, MS वर्ड में नॉर्मल लेआउट व्यू जो होता है वो फॉर्मेटिंग सच एज लाइन, स्पेसिंग, फॉन्ट, पॉइंट साइज एंड इटैलिक का होता है। द नॉर्मल लेआउट इज आल्सो नोन एज द नॉर्मल डॉटम लेआउट। इसका रिसेंट वर्जन यही आया हुआ है, इसको एक और नंबर का याद कर जाना। MS वर्ड में स्टार्ट होता है ये, ठीक है? चलें खैर आगे बढ़े। गर्म हवा ऊपर उठती है तो हवा का लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है? कि लो ह्यूमिडिटी होती है कि हाई ह्यूमिडिटी होती है? अभी मैंने बताया है पीछे थोड़ी देर पहले। तो जब कभी भी गर्म चीज होती है तो वो ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो फॉर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये ऊपर उठने की वजह से कम होने लगता है, तो लो प्रेशर। गर्म जगहों पर ऐसे याद रख लो, लो प्रेशर होगा, और ठंडी जगहों पर हाई प्रेशर होगा। इसको दिमाग में बैठा लो, और इसको मैं और इलाबोरेट हल्का कर देता हूं। याद रखना, पृथ्वी पर इक्वेटर पर सूरज ज्यादा है तो यहाँ गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है, ठीक है? लेकिन पोल्स पर ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? हाई प्रेशर जोन बनता है। ऐसे याद रखोगे तो कभी गलत नहीं हो।
सॉरी, आगे बढ़े। बोला है कि when an object travels equal distance in equal travel intervals, यार इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल पे चल रही है तो डेफिनेटली क्या होता है, इट मूव्स विथ लीनियर या फिर ट्रांजिशनल या फिर यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, क्या मानकर चलते हैं? किस पे टिक लगाना चाहोगे? तो बताएंगे जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी की यात्रा करती है तो इसको बोलते हैं एक समान गति। एक समान गति बोलते हैं, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा ही चल रहा है। ट्रांजिशनल मूवमेंट क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी रोटेशन और ऑब्जेक्ट, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि एक ही, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा रास्ते पे भी, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, कभी तेज कभी धीमा चल रहा है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी? विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? टाइफियम वीआई, टाइफेरिक्स, टाइबार, टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन या फिर वीवो टिप्स के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे पहला टाइफाइड टीका जो डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाई कर दिया गया, एकदम सही टीका है, सटीक। विश्व से टाइफाइड का इरेडिकेशन हो सकता है। तो क्या टिक लगाना चाहोगे? तो बताएंगे टाइबर टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, इसको बोलते हैं टाइबर टीसीवी। तो टीसीवी का फुल फॉर्म क्या है? टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। बोल रहा है कि दिस टैग मार्क द टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन इज एलिजिबल फॉर प्रोड्यूसमेंट बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज में कौन कौन आता? पाहो, यूनिसेफ, गावी, सब सपोर्टेड कंट्रीज। द वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, मैंने बताया था एक बारी, and received the pre-qualification on 3rd of January in 2018 at Hyderabad Chimoni Valley में इसको मिल गया। ओके, गॉट इट। मनुष्य में घ्राण ओल्फा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मनुष्य में किस चीज को डिटेक्ट, क्या पता करता है? स्वाद, गंध, स्पर्श या सुनना। घ्राण वर्ड किससे संबंधित है, अगर जान जाओ तो कर ले जाओ, कोशिश करो, बताओ मुझे। तो मनुष्य में घ्राण संबंधी अभिग्रह, घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति, गंध है। ठीक है, ऐसे याद रख लो कि 5 सेंसोरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। अब मुख में जीभ बोलते हैं, ठीक है, तो यही 5 सेंसोरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा स्वपोषक बाहर के पदार्थों में लेते हैं और उन्हें ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? हमने कुछ बाहर से लिया, मान लो सूरज की रोशनी ली, ऑक्सीजन लिया, जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कुछ ना कुछ लेते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या रेस्पिरेशन से, सांस से एनर्जी आती है? कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है? कि इंजेक्शन में एनर्जी बनती है? कि ट्रांसप्लांट कर दो किसी चीज में तो एनर्जी आ जाएगा? कॉमन सेंस कहता है यार कि ये बचपन से पता है, सूरज की रोशनी हम क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके पौधे क्या करते हैं, ऊर्जा को परिवर्तित करके संग्रहित कर लेते हैं। तो photosynthesis is the process in which autotrophs takes
inorganic substances from the outside, convert them into organic substances which are stored as a energy. Plant use light from the sun and carbon dioxide and water, and they convert it into starch, sugar, that is the source of energy. ऐसे याद रखोगे, शर्करा या मंड बनाते हैं. Equation of photosynthesis is CO2 plus H2O plus sunlight. In the presence of sunlight, it creates what? Oxygen बनाता है और क्या करता है? एनर्जी बना देता है. ये OH twice ना, क्या होता है? चले आगे बढ़े. कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भारत में कुल कितनी है? 1 2 3 4. तो बताएंगे कि जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो हैं IAS, IPS, IFS. तो यही 3 है ना, तो ये 3 आंसर सही होगा. याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर ओनली इन 3. These include the Indian Administrative Services (IS), Indian Forest Services (IFS), Indian Police Services (IPS), which are all civil servants of India. The officers can be allotted to any department, government or ministry. किसी भी ministry में ये IS बन सकते हैं. Other services are allotted particular ministries and can only be on deputation in other ministries. और बाकी जो services होती हैं किसी भी department में, particular department में जाएंगे, किसी में भी नहीं जा सकते. What is the chemical symbol of cobalt? अब कोबाल्ट को, कोबाल्ट में C और L आ रहा है इसलिए कोबाल्ट को Cl कहते हैं. कोबाल्ट में C और O आ रहा है इसलिए इसको CO बोलते हैं. कि कोबाल्ट में C और A आ रहा है इसलिए इसको Ca बोलते हैं. कि कोबाल्ट का अलग ही सिंबल है K. क्या लग रहा है आपको? कई बार ऐसा होता है जैसे सोडियम का Na है, सोना, गोल्ड में Au हो जाता है, मरकरी में Hg हो जाता है. तो हो सकता है कि कोबाल्ट का भी कुछ ऐसा हो. तो ऐसा कुछ नहीं है. कोबाल्ट क्लोरीन है, ये कोबाल्ट है, ये कैल्शियम है, ये पोटेशियम है. ये तो कोबाल्ट का CO होता है. गॉट इट? चलो लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा. इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या है? 3. कोबाल्ट की क्वालिटी सुन लो. चुंबक से आकर्षित होता है. तो निकिल है, फेरस है और कोबाल्ट है. यही 3 ऐसे टर्म हैं जो चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं. कौन से ग्रुप में रखा है? 9th ग्रुप में. कौन से पीरियड में? 4थे पीरियोडिक टेबल में रखा है, मेंडेलीव की आउटसाइड में. फेरोमैग्नेटिक मेटल है. इसका मतलब होता है फेरोमैग्नेटिक मतलब चुंबक से आकर्षित होता है. कोबाल्ट इज मोस्टली फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट. कोर में निफे पाया जाता है लेकिन क्रस्ट पे कोबाल्ट पाया जाता है. कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी कोबाल्ट बहुत जरूरी है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अगर हम पूछे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो बताएंगे कि कथक है यूपी का, ओडिसी है उड़ीसा का, मणिपुरी है, गिद्धा पंजाब का तो है लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता. भांगड़ा उंगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं. ये जो ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाले इनके कल्चरल फोक डांस है, कल्चरल डांस नहीं है ये. ठीक है, तो याद रखिएगा. मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सब जो होते हैं ये शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं. डांडिया है, गरबा है, घूमर है, ये सब शास्त्रीय नृत्य नहीं होते. ये सब फोल्क डांस है, जनता के लिए होते हैं. सो दैट क्लियर? ये हुआ फाइनल आंसर. गिद्धा जो है इंडियन क्लासिक डांस नहीं है, पंजाब का है ये. भरतनाट्यम, छाऊ नृत्य, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, ओलियट्टम, सत्तारिया, ये सब जो है क्लासिकल डांस कहे जाते हैं. समझ गए? इंडियन क्लासिकल डांस forms include those styles which have mythological roots and those theory and particular can be found in नाट्य शास्त्र. संस्कृत टेक्स्ट में लिखा है उसी को क्लासिकल लिस्ट में रखा जाता है. चलो खैर, आज की क्लास कंप्लीट हुई. काफी अच्छा सेशन गया. याद रखिएगा ये 50 क्वेश्चन थे लाइव टेस्ट के, जिसमें मेरी प्लस की भी क्लासेस चलती हैं रात में 10 बजे. जरूर करिए इसको. अभी मेरी एक क्लास जो है और मिलेगी आपको. खैर चलिए आगे देखते हैं. याद रखिएगा ये टेलीग्राम लिंक है, इसमें आपको हमारा PDF मिल जाएगा, ऑन डिमांड क्लास मिल जाएगी आपको, इसमें मेरे सब्सक्रिप्शन की पिच मिल जाएगी, अदर क्लासेस की लिंक मिल जाएगी.
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अभी आपको वी करके बना होगा, नीचे मेरी यूट्यूब क्लास में देखेंगे तो एप्लीकेशन की लिंक, स्पेशल क्लास की लिंक, प्लस क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। जल्दी जुड़िए इससे। प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, और तो और साथ ही साथ आपको अच्छा स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइन और टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। ये आपको मिलेगा किसमें? आइकॉनिक में। प्लस में इतने ही अवेलेबल हैं, लेकिन 2000 एक्स्ट्रा लगाओ तो आइकॉनिक मिलेगा। आइकॉनिक में ये सारी फैसिलिटीज आपको स्टडी प्लानर के साथ मिलती। अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 11,000 का दिखाएगा। KSS10 कोड लगाइए तो 9,900 का हो जाएगा। लेकिन आज के दिन 31 तारीख को अगर आप ले रहे हैं तो ये 8,800 का पड़ेगा, मतलब आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये है हमारा 12 महीने का आइकॉनिक का, ये 13,200 का पड़ता है। लेकिन अगर आप कोड लगाते हैं KSS10 तो आपको 10% का डिस्काउंट, लेकिन अगर 31 जनवरी को ले रहे हैं आज के दिन तो ये 20% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको परचेज करिए और पढ़िए। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थम्स मारो, PDF डाउनलोड करो, मेरे चैनल से जुड़ो वाईफाई डिफेंस से।